हमने क्या किया था, लीनियर मोमेंटम के ग्राफ किए थे। लीनियर मोमेंटम को एक बार मैं रिवाइज करा रहा हूँ, जल्दी से फटाफट देख लीजिए। तो मैंने कहा था भैया लीनियर मोमेंटम होता क्या है। लीनियर मोमेंटम नॉर्मली, लीनियर मतलब होता है जो नॉर्मल आप पढ़ते हो ना चीजों को, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम, लीनियर फोर्स, ये जो आप पढ़ते हो ना इनको लीनियर कहते हैं। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं, मोमेंटम की, इसको पी से लिखते हैं। और ये क्या होता है, इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स का इफेक्ट होता है, क्या होता है, फोर्स का इफेक्ट है। और ये बात ध्यान रखो, और ये ध्यान रखना भैया कि मोमेंटम जो होता है किसी भी बॉडी का, वो किस पे डिपेंड करता है, उस पे लगाए गए फोर्स पे। ठीक है भैया, जितना ज्यादा आप फोर्स लगाओगे उस बॉडी के अंदर मोमेंटम भी क्या आएगा, उतना ही ज्यादा आएगा। मान लीजिए एक फुटबॉलर ने एक बॉल को किक किया F4 से, तो इसके पास क्या आ गया, मोमेंटम। और ये बॉल जाके टकराई किससे, दीवार से, तो ये इसके पास क्या था, मोमेंटम। तो इसके ऊपर क्या लगाएगी भैया, फोर्स। यानी फोर्स से क्या आता है भैया, मोमेंटम, और मोमेंटम से क्या आता है भैया, फोर्स। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के क्या इफेक्ट है, समझ गया। बाय ऑब्जर्वेशन में क्या दिखा कि भैया जो मोमेंटम नाम की चीज है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला होता है मास, आपको याद है मास। अगर आप देखिए, बताओ, मैं 3 गाड़ियों के नाम ले रहा हूं, ठीक है, आपको पता ही होगा, एक साइकिल है, एक कार है, एक ट्रक है। तीनों की स्पीड सेम है, तीनों की स्पीड, टकराने के बाद सबसे ज्यादा इंजरी कब होगी, ट्रक से ज्यादा इंजरी हो रही है, इसका मतलब वो आपके ऊपर ज्यादा फोर्स लगा रहा है। और ज्यादा फोर्स वही लगा सकता है जिसका मोमेंटम क्या होता है, ज्यादा होता है। यानी भैया मोमेंटम किसके डिपेंड कर रहा है भैया, मास। यहां पर आपने वेलोसिटी को सबके लिए क्या रखा है, एक जैसा रख रखा है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं भैया, एक बंदा है वो दूसरे बंदे को रैप्टा मार रहा है, ठीक है, तो एक ही बंदा है और वो रैप्टा मार रहा है 4 रैप्टे, तो उसको सबसे तेज रैप्टा कब मारना पड़ेगा, जब दूसरे वाले बंदे को मारेगा वो, तो सबसे तेज रैप्टा कब मारेगा, जब उसकी वेलोसिटी हाथ की होगी सबसे, और ज्यादा वेलोसिटी का मतलब उसके हाथ का मोमेंटम क्या हो गया, ज्यादा। मास उसका हाथ वही है तो कांस्टेंट हो गया मास। ठीक है भैया, तो मोमेंटम दिखे, अगर मेरे को तेरे को तेरे रैप्टा मारना है, समझ रहा है, अभी लगी नहीं, ठीक है। अब मैं अगर इससे तेज मारना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हाथ को मोटा करना पड़ेगा। वो नहीं कर सकता मैं, हाथ को तो मोटा नहीं कर सकता ना, भारी नहीं कर सकता। क्या कर सकता हूँ, वेलोसिटी बढ़ा सकता हूँ। अगर तेरे मुंह पे ज्यादा तेरे रैप्टा लगा तो इसका मतलब मेरे हाथ का मोमेंटम क्या था, ज्यादा था। यानी मोमेंटम किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे भी। मास इस वक्त क्या है भैया, कांस्टेंट। इन दोनों को कंबाइन करोगे तो आपका P इज डायरेक्टली इक्वल टू क्या होगा, M इंटू में V आ जाएगा, और ये रिलेशन हो जाएगा आपका P इक्वल्स टू में K टाइम्स ऑफ MV। K की वैल्यू SI सिस्टम में आप 1 लेते हो तो P इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, MV हो जाएगा। ठीक है, SI सिस्टम में आपकी 1 होती है, और CGS सिस्टम में यही वैल्यू आपकी चेंज हो जाती है। आपको पता ना CGS में नंबर बढ़ जाता है, देखते नहीं, जैसे मैं बात करूं मास की, SI सिस्टम मास का होता है किलोग्राम होता है, CGS सिस्टम में 1000 ग्राम हो जाता है, नंबर बदल गया ना, यही होता है। ठीक है भैया, तो SI सिस्टम में इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। फिर मैंने कुछ ग्राफ्स देखिए, यहाँ पर आपका जो मोमेंटम है मास पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, तो अगर आपका मोमेंटम मास पे डिपेंड कर रहा है तो मोमेंटम और मास के बीच का ग्राफ क्या होगा, कुछ इस तरीके का होगा, क्योंकि डायरेक्टली है। ठीक है, अगर इस लाइन का स्लोप देखूंगा तो स्लोप क्या होगा, मोमेंटम मास ग्राफ का परपेंडिकुलर स्लोप क्या होता है, tan थीटा, और tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पर मोमेंटम खुद भगवान है, ठीक है, और बेस क्या है भैया, मास है। मोमेंटम अपॉन में मास क्या होता है भैया, वेलोसिटी। क्या होता है, वेलोसिटी। ध्यान रखना, अगर आपको मोमेंटम मास के बीच का ग्राफ दे रखा है तो उसका स्लोप क्या देगा आपको, वेलोसिटी देगा, क्या देगा। और ये ध्यान रखना, स्लोप जो है वो वेलोसिटी के डायरेक्टली है, यानी अगर किसी लाइन का स्लोप ज्यादा नहीं मिलता है आपको तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। यहाँ पर एक क्वेश्चन है इस तरीके से आते हैं,
ये P और M का ग्राफ है। बताइए किसकी वेलोसिटी ज्यादा है? तो भैया B की ज्यादा, वैसे भी देख लेना, ठीक है। आपकी B की वेलोसिटी क्या, A की कहां से ज्यादा होगी? स्लोप के डायरेक्टली है ना। अच्छा, पागल समझ रखा मुझे, ठीक है। आप देखिए अगला क्या है भैया, आपको पता है मोमेंटम जो है वेलोसिटी के भी डायरेक्टली होता है। तो क्या होगा भैया, मोमेंटम और वेलोसिटी के बीच का ग्राफ क्या होगा, ये भी डायरेक्टली ही जाएगा। और अगर आप इसका स्लोप निकालते हो, स्लोप ऑफ पी डायग्राम, वो क्या देता है भैया आपको, परपेंडिकुलर क्या है भैया पी, और ये क्या है भैया बेस क्या है वी, और मोमेंटम अपॉन में वेलोसिटी क्या होता है, मास होता है। क्या होता है, मास होता है। तो भैया ऐसे एक क्वेश्चन आ गया इधर, ठीक है, कि भैया ये ग्राफ है मोमेंटम और वेलोसिटी के बीच का, ए और बी, बताइए किसका ज्यादा मास होगा? तो ऑब्वियस सी बात है भैया, मास ऑफ ए, यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ए, और यहाँ पर मास ऑफ ए इज ग्रेटर देन मास ऑफ, कोई दिक्कत तो नहीं उड़ा? लॉजिक है ये, तो अभी मैं स्लोप से बता रहा हूं, लेकिन अगर लॉजिक देखेगा, खुद देख, मैंने कहा भैया किसकी वेलोसिटी ज्यादा है, किसका मोमेंटम ज्यादा, बता इसमें, इस ग्राफ में ए का मोमेंटम ज्यादा है बी का? ए का ज्यादा है, क्यों नहीं पता लग रहा, साफ दिख रहा है। जब ये ए का मोमेंटम ये रहा और बी का मोमेंटम क्या है, ये रहा, किसका ज्यादा है, किसका मोमेंटम ज्यादा है, ए का। अगर ए का मोमेंटम ज्यादा है, आपको पता है भैया ए का मास तो कम है ना, ए की वेलोसिटी तो कम है, ए की वेलोसिटी इतनी है और बी की वेलोसिटी कितनी है, इतनी है। किसकी वेलोसिटी ज्यादा है, बी की वेलोसिटी ज्यादा है, ए की वेलोसिटी कम है, लेकिन मोमेंटम किसका ज्यादा है, तो भैया आपको पता है मोमेंटम तो दो चीज पे डिपेंड करता है ना। अगर मान लीजिए किसी की वेलोसिटी कम है, उसका फिर भी मोमेंटम ज्यादा है, तो उसका मतलब उसका मास क्या होगा, और ज्यादा होगा। समझ गया, समझ गया। और अगर इस बंदे का मोमेंटम कम है लेकिन वेलोसिटी इसकी ज्यादा है, तो इसका मतलब इसका मास क्या होगा, कम होगा। इस चीज बस नॉर्मल प्रोडक्ट है ये भैया, एक चीज बढ़ेगी दूसरी चीज कम हो जाएगी। समझ गए, अभी समझ में आया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसा है। और एक ग्राफ होता है भैया, आपको बता दूं, अगर हमने कह दिया भैया कि चींटी भी उतना मोमेंटम क्रिएट कर रही है, चींटी नहीं, साइकिल भी उतना मोमेंटम क्रिएट कर रही है और ट्रक भी उतना मोमेंटम क्रिएट कर रहा है, तो मतलब क्या हुआ इसका, सीधी सी बात है, साइकिल और ट्रक का अगर मोमेंटम सेम है तो इसका मतलब साइकिल का मास तो बहुत कम होता है, तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा होनी चाहिए, ट्रक के बराबर का मोमेंटम क्रिएट कर। और ट्रक का मास अगर बहुत ज्यादा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए। अगर मोमेंटम आपका कांस्टेंट है, तीसरे ग्राफ के लिए अगर आपका मोमेंटम क्या हो जाए भैया, कांस्टेंट हो जाए, तो इसका मतलब mv की वैल्यू क्या हो रखी है, प्रोडक्ट क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, क्या आ रहा है, तो आपका जो v होगा वो कांस्टेंट अपॉन में क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। और आप देख रहे हो कि ये इनवर्सली आ रहा है, क्या आ रहा है भैया, इनवर्सली, यानी मास ज्यादा तो वेलोसिटी कम, मास कम तो वेलोसिटी, साइकिल का मास कम होता है तो उसको ट्रक के बराबर का मोमेंटम क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी को बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। ट्रक का मास बहुत ज्यादा होता है, साइकिल के बराबर मोमेंटम क्रिएट करने के लिए उसकी वेलोसिटी को, समझ गए बेटा। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है, सॉरी मोमेंटम तो कांस्टेंट कर दिया ना हमने, ये क्या है भैया, v और m के बीच का ग्राफ। तो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, ये वेलोसिटी ज्यादा है, तो इसका मास क्या होगा, कम होगा। देखो छोटा सा मास आ रहा है, ये मास इतना है, लेकिन वेलोसिटी कितनी, इतनी है। कौन ज्यादा है, वेलोसिटी ज्यादा, मास। लेकिन मैंने यहां पर कर दिया इसका, इस पॉइंट में क्या है, इस पॉइंट के बारे में बताइए, अपने विचार को दीजिए। व्हाट अबाउट दिस पॉइंट, मास ज्यादा, ठीक है, लेकिन वेलोसिटी क्या होगी, कम। तो आप ग्राफ को मिलाओगे तो कुछ इस तरीके का ग्राफ आता है, ठीक है, या से, ठीक है भैया। अगर देखिए इसका मतलब, ये तीर का निशान का मतलब क्या है, जो तीर राइट साइड में जा रहा है उसका मतलब क्या है, जो तीर राइट साइड में आ रहा है इसका मतलब वेलोसिटी आपकी लगातार क्या हो रही है, कम होती जा रही है, लेकिन मास क्या हो रहा है। और जो तीर लेफ्ट साइड की तरफ आ रहा है उसका मतलब यह है कि भैया वेलोसिटी बढ़ती जा रही है और मास लगातार क्या हो रहा है। तो नीचे वाला तीर किसके लिए, ट्रक के लिए, मास के लिए, ट्रक के लिए, साइकिल के लिए, नीचे जो राइट साइड में आती है वो ट्रक के लिए है, हाँ बिल्कुल। और ये ऊपर वाला तीर क्या है भैया,
साइकिल के क्योंकि उसका मास क्या हो रहा है, कम हो रहा है, लेकिन वेलोसिटी क्या हो रही है, समझ गए बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। बहुत प्यारे ग्राफ होते हैं, जिसको कॉपी कर रहे हैं जल्दी से कर लीजिए। ये नोट्स भेज दूं क्या, लेकिन यार बहुत ज्यादा पढ़ा दूंगा, फिर मैं दिक्कत होगी फिर बच्चों को। अभी कॉपी करोगे ना, कल। और ये ध्यान रखिए भैया कि मैं अभी रिकॉर्डिंग, देखिए बात करूं तो थोड़ा मोमेंटम के बारे में, तो मोमेंटम के बारे में पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट क्या है, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। दूसरा, एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, एम इंटू में वी होता ना, तो मास का क्या होगा केजी, वेलोसिटी क्या होगा मीटर, डायमेंशन ऑफ मोमेंटम क्या होगा, केजी का क्या हो जाएगा मास, मीटर का वेलोसिटी, सेकंड का टाइम, mlt माइनस 2। ठीक है भैया, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। चलो भैया अब बात करते हैं। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, मैंने शायद वहां पे पीछे बताया, अभी मैंने आपको बताया था कि अभी हमने एक ग्राफ खींचा था वेलोसिटी और मास के बीच का, तो ग्राफ कुछ इस तरीके का आया था, है ना। तो इस ग्राफ का एरिया क्या देगा, एरिया, ये जो एरिया है वो क्या देगा, तो भैया ध्यान रखना, एरिया ऑफ वी एम ग्राफ, वी मतलब वेलोसिटी, एम मतलब मास, क्या देता है हमेशा आपको, मोमेंटम। क्या देता है, मोमेंटम। अगर आपको वेलोसिटी और मास के बीच का ग्राफ दे रखा है, तो उस ग्राफ का जो एरिया, कौन सा एरिया, जो शेडेड पार्ट है इस लाइन के नीचे दिख रहा है ना आपको, जितना शेडेड किया, तो उसका एरिया आपको क्या देगा भैया, मोमेंटम देगा। जितना ज्यादा बड़ा एरिया आएगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, मोमेंटम रहेगा। ठीक है भैया, समझ गया, समझ गया। तो एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, ये भैया वेलोसिटी है और ये क्या है भैया मास, 4 मीटर पर सेकेंड, मास यहाँ पर मास क्या है 10 किलोग्राम। तो आपको क्या निकालना, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मोमेंटम। तो भैया बड़ा आसान है, आंसर देखिए सीधा, आपको पता कौन सा क्या बन रहा है यहाँ पर, रेक्टेंगल ट्राइंगल क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है, तो रेक्टेंगल बन रहा है, तो सीधा इसका एरिया निकाल दीजिए इस लाइन के नीचे, ये वाला एरिया, ये वाला जो शेडेड पार्ट है, ठीक है। तो इसका एरिया क्या देगा, एरिया ऑफ वीएम ग्राफ, यहाँ पर रेक्टेंगल बन रहा है तो लंबाई गुणे में चौड़ाई, लंबाई क्या है भैया 4, चौड़ाई क्या है भैया 10, तो 40 kg पर मीटर पर सेकंड, ये आपका मोमेंटम है। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, इस तरीके से आपके इसके ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ये चीजें ध्यान रखना। अरे क्या करें, न्यूटन मीटर लिखना पड़ेगा, न्यूटन तो फोर्स हो गया ना, किसने कह दिया, MLT -1, MLT -2 होता है वो। हो गया भाई, ये ट्रक है, और ये कार है छोटी, ठीक है। इसका भी मोमेंटम P है, इसका भी मोमेंटम P है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। तो आप क्या बोलोगे भैया, तो हेयर मास m1 इज मच मच ग्रेटर देन m2, इसका मास इसके मास से क्या है भैया बहुत बड़ा होगा, दोनों का मोमेंटम फिक्स है, सो वेलोसिटी ऑफ v2 इज मच मच ग्रेटर देन v1। कोई दिक्कत तो नहीं है भैया, ट्रक का मास इसके मास से बहुत ज्यादा है, मैंने कहा दोनों का मोमेंटम क्या है भैया सेम है, तो भैया जिसका मास बहुत ज्यादा है उसकी वेलोसिटी काफी कम हो जाएगी,
और जिसका मास कम है उसकी वेलोसिटी होगी बहुत ज्यादा। तो यही लिख रखा है, ये चीजें ध्यान रखना। मैं इसलिए करा दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर भी ऐसा लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज मत हो। ठीक है भैया, बातें वही हैं। जल्दी करो बेटा, समझ गया तू? नहीं समझा तू? नहीं समझा? बात करते हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की। ध्यान दीजिएगा, यहां से एक तरह से चैप्टर आपके लिए थोड़ा अच्छे से स्टार्ट हुआ है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ की बात करता हूं भैया। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है भैया कि अगर फोर्स, सभी प्रकार के फोर्सों को हटा दिया जाए, सभी प्रकार के फोर्स मतलब जितने भी फोर्स लग सकते हैं हटा दिया जाए, तो बॉडी की स्पीड कभी चेंज नहीं होगी। ये आपने तो ऐसे नहीं पढ़ा होगा, वैसे मतलब वही है जो आपने पहले पढ़ा हुआ। कहता है भैया कि अगर आप फोर्स हटा दो, अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, और जिस स्पीड से चल रही है उसी स्पीड से चलती रहेगी। आप नॉर्मल लाइफ में ये चीजें नहीं देखते, क्योंकि भैया नॉर्मल लाइफ में जमीन में आप कोई चीज चलती रहती है तो आपको लगता है कि वो थोड़ी देर बाद रुक जाएगी अपने आप। वो एक्चुअल में अपने आप नहीं रुकी है, उसको रोकने के लिए एक और फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स। अगर उस फ्रिक्शन को भी हटा दोगे ना तो बॉडी कभी रुकने वाली नहीं है। हवा हटा दो, क्योंकि हवा भी रोकती है चीजों को, ठीक है। एयर भी रेजिस्टेंस ऑफर करती है, ठीक है। इन सारे अपोजिंग फोर्स को हटा दोगे तो वो चीज कभी भी अपनी स्पीड को कम नहीं करेगी, ना तो कम करेगी ना ज्यादा करेगी। स्पीड को कम करना है या ज्यादा करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही है कि भैया हर चीज अपनी इनिशियल स्टेज में रहना चाहती है, ठीक है, अगर उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं लग रहा। समझ गए? फोर्स लगाओगे या तो उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, ठीक है, या उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। स्पीड चेंज होने का मतलब है घट या बढ़ जाएगी, दोनों सकता है। अब मोशन की डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, और मोशन से उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो स्पीड क्या होगी? घट जाएगी। समझ गया? तो स्पीड घट और बढ़ दोनों सकती है, ठीक है, बाहर के फोर्स। और डायरेक्शन चेंज करनी है तो भी आपको फोर्स ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है भैया? तो एवरी body continues in its state of rest or uniform motion in a straight line unless it is compelled by some external, ठीक है, force to change that state। compelled मतलब कि एक तरह से लगना, ठीक है। कह रहा है हर चीज अपनी वास्तविक स्थिति में, इनिशियल स्टेज में रहना चाहती है जब तक कि उसको किसी बाहर के फोर्स से हम कंपेल्ड नहीं करते, ठीक है भैया, धकेलते नहीं है। समझ गए भैया? जैसे हम ना वैक्यूम में, हाँ वैक्यूम में जो होता है ना, एक्चुअल में क्या होता है वैक्यूम में, जैसे कॉमेट्स वगैरह है, मैं अर्थ को ये नहीं बोलूंगा कि अर्थ एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, अर्थ के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तभी वो सर्कुलर मोशन कर रही है। ऑल सर्कुलर मोशंस आर एक्सेलरेटेड इन नेचर, आपको बताया भी है। तो यानी अर्थ एक्सेलरेट कर रही है, और उसके एक्सेलरेट करने का कारण है सूरज की ग्रेविटी उसके ऊपर लगातार लग रही है। यानी अर्थ के ऊपर जो एक्सेलरेशन हो रहा है, जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, वो सूरज की क्या है? ग्रेविटी है। अगर मान लीजिए सूरज गायब हो जाए तो अर्थ के ऊपर किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं लगेगा, और वो सर्कुलर मोशन को छोड़ करके स्ट्रेट लाइन मोशन करेगी विद ए सेम वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है भैया। सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है, और एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब है उसके ऊपर फोर्स लग रहा है लगातार। कौन सा फोर्स? एक्सटर्नल फोर्स। और वो एक्सटर्नल फोर्स अर्थ के केस में कौन लगाता है? सूरज। कौन सा फोर्स होता है? ग्रेविटी ऑफ सन, या ग्रेविटेशनल फोर्स कह सकते हो आप उसको। समझ गए? हाँ, वैक्यूम में फ्रिक्शन नहीं होता, एक्सटर्नल फोर्स होता है जो कि ग्रेविटी होती है, दूसरे प्लैनेट का इंफ्लुएंस होता है। अभी वॉयेजर फर्स्ट था, वॉयेजर फर्स्ट सुना आपने? आज से 40 साल पहले एक अंतरिक्ष यान छोड़ा गया था, वॉयेजर फर्स्ट। तो उसकी स्पीड नॉर्मल थी, लेकिन उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए जुपिटर की ग्रेविटी का इस्तेमाल किया गया था। जुपिटर की ग्रेविटी का इस्तेमाल करके, ठीक है, जुपिटर की ग्रेविटी का इस्तेमाल करके उसको स्पीड को क्या किया गया था? बढ़ाया गया था। इसे स्लिंग शॉट कहते हैं, स्लिंग शॉट, ठीक है। खैर अभी आप बाद में समझदार हो तो पता लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए, तो पहला लॉ समझ में आ गया। अभी ये तो ऐसे ही पढ़ रहे हैं, अभी हर लॉ को इंडिविजुअली अलग अलग डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। अब दूसरा लॉ क्या कहता है? अभी ध्यान दीजिए, ठीक है।
दूसरा लॉ क्या कहता है? चलो पहला लॉ पहले पढ़ते हैं, दूसरा लॉ बाद में पढ़ेंगे जब दूसरा लॉ स्टार्ट होगा। वैसे है बड़ा सिंपल। दूसरा लॉ कहता है, वैसे सब किसी बच्चे को डेफिनेशन जल्दी याद नहीं होती उसकी, ठीक है। दूसरा लॉ कहता है कि अगर मैं किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाता हूं तो उसकी स्पीड चेंज होती है। स्पीड चेंज होने का मतलब क्या चेंज हो रहा है? मोमेंटम। क्या हो रहा है? अगर मैं किसी बॉडी पे फोर्स लगाऊंगा तो उसका मोमेंटम चेंज होगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है फोर्स लगाने से। अगर फोर्स मोशन की डायरेक्शन में लगाओगे तो वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ेगी, मोमेंटम भी बढ़ेगा। और फोर्स मोशन से उल्टा लगाओगे तो वेलोसिटी घटेगी, मोमेंटम भी क्या होगा? घट जाएगा। मेरी बात सुन रही नहीं? तो भैया यही कह रहा है, बड़ा सिंपल से स्टेटमेंट है कि अगर आपको मोमेंटम चेंज करना है तो उसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा, और अगर जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे मोमेंटम उतना ही ज्यादा क्या होगा? चेंज होगा। तो यही कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। आप जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ही ज्यादा बॉडी का क्या होगा? मोमेंटम चेंज होगा। समझ गए? चलो ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ही स्टार्ट करते हैं, सेकंड लॉ भी नहीं लिखवाते, ठीक है। अब देखिए, बात करूं फर्स्ट लॉ की, डिस्कशन ऑफ फर्स्ट लॉ, ठीक है। लेकिन आपको चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं जो आपको पता भी होता है फिर भी आप लिख नहीं पाते, क्योंकि एक्चुअल में आपने उसको उस टॉपिक की फॉर्म में पढ़ा ही नहीं होता। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं डिस्कशन ऑफ फर्स्ट लॉ, इसका मीनिंग क्या है? तो भैया डिस्कशन ऑफ फर्स्ट लॉ मतलब फर्स्ट लॉ के अंदर कितनी चीजें हैं। तो भैया देखिए, फर्स्ट लॉ के अंदर 3 चीजें। आपने कभी सोचा फर्स्ट लॉ के अंदर 3 चीजें क्या? पता है आपको? लेकिन आपको अगर मैं बोल दूंगा फर्स्ट लॉ 3 से बना, 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है, तो आप कहोगे पता नहीं कितनी 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट लॉ कहता है अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो, ये पहली चीज होगी। दूसरी चीज क्या कहता है? अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो, ये दूसरी चीज होगी। और अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो वो उसी में, कब तक? जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स आकर चेंज नहीं करता। समझ गया भैया? 3 चीज होगी ना। अब पता था आपको, लेकिन आप लिख नहीं पाते इस चीज को। तो भैया कह रहा है कि भैया न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है, ये नहीं लिखना आपको, ठीक है, लिखना है यहां से नीचे से। क्या कह रहा है न्यूटन का फर्स्ट लॉ? कहता है कि दिस लॉ स्टेट्स दैट एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज दैट स्टेट। अब अगली लाइन से लिखना है इट कंसिस्ट विद द 3 पार्ट। इसमें कितने पार्ट होते हैं भैया? 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट क्या है भैया? फर्स्ट पार्ट सेज दैट अ बॉडी एट रेस्ट कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, ठीक है। अगर उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल ए बॉडी, ठीक है, कंटिन्यूज स्टेट ऑफ रेस्ट, कह रहा है एन एक्सटर्नल फोर्स हैज टू बी अप्लाइड ऑन इट मेक्स टू इट मूव, मेक इट मूव, सॉरी, उसको क्या करता है भैया? चला देता है। अगर उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो उस रेस्ट वाली बॉडी को क्या करता है? चला देता है, ठीक है। समझ गया? ये हो गया पहला पार्ट, ये हो गया। यही तक लिखना आपको, फालतू चीज नहीं लिखनी है। इस एग्जांपल तो सब जानते हो ना, कोई कुर्सी जमीन पर पड़ी है तो पड़ी रहेगी जब तक आपके आके हाथ में चुल नहीं होती और आप उसको धकेलना देते हो। समझ गए? चलो अगला कह रहा है भैया सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? मोशन में रहेगी। कब तक? जब तक कि उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स रोक ना दे आके, ठीक है। चलो सेम है। और ठीक है, मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये कह रहा है कि यहां पर कुछ बातें लिखी गई हैं कि जमीन पर चलती हुई बॉल रुक जाती है, तो ये कथन गलत हो गया है? गलत नहीं हुआ है। उस केस में भी एक फोर्स लग रहा है जो उसको रोक रहा है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हटा दिया जाए तो बॉल कभी भी रोल करना बंद नहीं करेगी, रोल करती रहेगी हमेशा। समझ गए? एक साइकिल चल रही है, अगर जमीन से फ्रिक्शन हटा दो तो सेम वेलोसिटी चलती रहेगी। सही होता ना, जब अपनी मर्जी होती फ्रिक्शन हटा देते, मजा आ जाता ना। एक बार साइकिल का पैडल मार दो, फ्रिक्शन हटा दो, चलता रहेगा। लेकिन फ्रिक्शन बहुत जरूरी है। फ्रिक्शन नहीं होता तो आपका अस्तित्व नहीं होता, बहुत सारी चीजें नहीं होती भाई। ठीक है भैया, समझ गए? तो चलो इसको हटा के भरी, ठीक है। तो ये रहा, समझ गए भैया? तो ये रहा आपका, इसे को जल्दी से कॉपी करो भैया। हाँ? क्या कह रहे?
अरे वो बैट बॉल खेलने गया आज, मेरे से कह रहा था लेट में रखना क्लास, मैंने अभी रख दी। चलो भाई जल्दी से करो फटाफट। पार्ट देखिए भैया, कह रहा भैया, कह रहा भैया थर्ड पार्ट कह रहा है भैया कि अगर कोई बॉडी रुकी क्या है भैया, से स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो वो चलती रहेगी, कोई दूसरा फोर्स